तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख रहे हैं क्या है 12.19 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन 11.60% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, और रेस्ट जो है ऑक्सीजन। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है। उसके बाद कहता है डज नॉट reduce tolerance reagent and forms the addition compound with sodium hydrogen sulfide। तो ये एडिशन हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है, और इसमें कह रहा है टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड नहीं कीटोन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन जब होता है, ठीक है ना, आइडोफॉर्म भी दे रहा है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि इसमें CH3CO ग्रुप भी है। और विगरस ऑक्सीडेशन इज गिव्स इथेनॉइक एंड प्रोपेनॉइक एसिड। विगरस ऑक्सीडेशन किसको कराया जाता है? कीटोन को कराया जाता है, एल्डिहाइड को कराया नहीं जाता है। और कीटोन ही ऐसा है जो अगर विगरस ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यानी दो टुकड़ों में बढ़ जाता है कीटोन। तो यहाँ पर दे रहा है कि विगरस ऑक्सीडेशन होने से इथेनॉइक एसिड बनता है, प्रोपेनॉइक एसिड बनता है। इससे भी कंफर्म हो जाता है कि जो कंपाउंड है ना वो कीटोन ही है, इसीलिए दो एसिड मिला। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ कह रहा है कि हाँ ये कीटोन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता ही नहीं है ना। बाकी का क्वेश्चन में देखे होंगे कि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ नहीं है। यानी हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला को पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेगा? तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, एंड रेस्ट जो है ऑक्सीजन है। तो तीनों का परसेंटेज दे दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ना। याद कीजिए कहाँ से कहाँ आप पहुँच रहे हैं। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, वहाँ पर जो है इम्पेरिकल फार्मूला पढ़ाया गया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब निकालने के लिए बताया गया था। तो उस फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए, वो उसके हेल्प से हमको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले पता करना होगा। ठीक है, इसमें डबल क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। पहले हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना होगा, तब ना बाद में डिसाइड करेंगे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कि तो कितना कार्बन है, नहीं हो, बाद में डिसाइड होगा। तो पहले ये पता कर लें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है तो इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम एक टेबल बनाते थे वहाँ पर, उसको ज़रा याद करना है ना। कैसे टेबल बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो तीन चीज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम लिखते हैं परसेंटेज। उसके बाद जो लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज सबका दिया हुआ है। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 69.77। 69.77। हाइड्रोजन का कितना है? 11.63। ये 11.63 है, ये 69.77 है। और रेस्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन है। ये दोनों मिला के 100 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो रेस्ट बचा है वो तो ऑक्सीजन ही होगा। तो आप ये दोनों को ऐड कर दो और 100 में माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही ना ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है रेस्ट ऑक्सीजन है, जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। तो कितना बचा हुआ है? ये दोनों मिला के 100 तो नहीं हो रहा है, तो कितना हम यहाँ ऐड करेंगे कि 100 हो जाएगा, वही ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है हमको माइनस करके निकाल लेना है। और ये कितना आएगा? 18.60। सबको जरा ऐड करो तो 100% आ जाएगा। ठीक है, सारे को ऐड कर दो तीनों को तो 100% आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ऑक्सीजन का भी पता चले, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये दोनों ऐड करके
100 में माइनस करेंगे तो आएगा 18.60। तो इससे पता चल गया ऑक्सीजन का भी परसेंटेज। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर क्या लिखते हैं, सबका हम लोग एटॉमिक मास, अगर जगह जरूरत पड़ेगी ना तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 60। तो सबका एटॉमिक मास हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लिखा गया, ये टोटल है। ठीक है, सबके एटॉमिक मास निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है मोल रेशियो। क्या निकालेंगे हम लोग, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, इस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास। तो यहाँ पर होगा 69.77/12। ठीक है, कितना आएगा 69.77 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 5.84 के बराबर। ये कितना आएगा 5.84 के बराबर। उसी तरह से इसका एटॉमिक मास कितना है 1 है। ठीक है ना, ये 11.63/1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड जितना करने का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। हाँ, ये हो गया 11.63। अब ऑक्सीजन का कितना है 18.60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए परसेंटेज को, तो ये कितना कितना आ गया, ये हो गया 1.16, ये हो गया 1.16। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, मोल रेशियो के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव रेशियो। उसके बाद क्या निकालेंगे, रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें जो सबसे छोटा होगा उसी से सबको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा कौन है 1.16, इससे डिवाइड कर देंगे तीनों को। ये होगा 5.84 डिवाइडेड बाय 1.16, ये लगभग 5 आएगा, तो होल नंबर रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 11.63 डिवाइड करेंगे 1.16 से। ठीक है, ये लगभग कितना आएगा, लगभग 10 आएगा, 10 के पास होगा। और तीसरा हो गया 1.16/1.16, तो ये हो गया 1। तो रिलेटिव रेशियो मिल गया जो होल नंबर में हम लोग लिखते हैं। और रिलेटिव रेशियो लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C5 कितना हो जाएगा C5, और H कितना हो जाएगा H10, H10 O1। ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 लिख दिए, जितना जितना आया वो लिख दिए। ये हो गया इम्पेरिकल फार्मूला। अब लिखेंगे इम्पेरिकल मास। इम्पेरिकल मास मतलब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इम्पेरिकल मास कितना आएगा वो अब हमको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इम्पेरिकल मास जो है जब कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, इम्पेरिकल मास कितना आएगा, कार्बन का होता है 12, ये हो गया 12 × 5, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 10, प्लस ये क्या है ऑक्सीजन, तो इसमें का 16 था, 16 × 1। सबको आप जोड़ दीजिए, 12 × 5 = 60, 60 60 120, 60, हाँ 12 × 5 = 60 और 10 70, और 70 और 16 कितना होता है 86, तो 86 आ रहा है। इम्पेरिकल मास कितना आ रहा है 86, और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 86।
ठीक है, मॉलिकुलर मास हो गया 86। तो अब हम निकालेंगे फैक्टर, और हम लोग निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है कि मॉलिकुलर मास को हम लोग इंपेरिकल मास से डिवाइड कर देते हैं। मॉलिकुलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करते हैं। तो मॉलिकुलर मास कितना है 86, इंपेरिकल मास कितना है 86, तो कितना आ गया फैक्टर 1। फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 1, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है C5H10O1, यही आया है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना ही रहेगा ना, इसलिए ये हो गया C5H10O। ये हो गया हमारा मॉलिकुलर फार्मूला फाइनल, C5H10O। अब हमको मॉलिकुलर फार्मूला मिल गया। जब मॉलिकुलर फार्मूला मिल गया तब इससे हम आगे का जो है काम करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 11 का आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है ना। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या मिल गया हमें, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया। मॉलिकुलर फार्मूला C5H10O, ठीक है। ये मिल गया हमको C5H10। अब हमको यहाँ पर दे रहा है, क्या क्या फैक्ट दे रहा है वो डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है ना। क्या है, फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड with sodium bisulfite confirms the presence of carbonyl group, ठीक है। confirms the presence of carbonyl कंपाउंड, ठीक है। दैट इज एल्डिहाइड और, यानी अगर एडिशन हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक कंपाउंड होना है, निश्चित है। जहाँ भी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वहाँ ये कंफर्म है, निश्चित है कि ये एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में से एक कंपाउंड तो ये है। ये एक चीज़ पता चल गया। दूसरा चीज़ हमको बता रहा है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस, ठीक है ना। डज नॉट रिड्यूस, इट does not reduce tolerance reagent, ठीक है। तो जब कह रहा है कि does not reduce tolerance reagent, एल्डिहाइड है या कीटोन है तो पता चल ही चुका है। और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला एल्डिहाइड भी होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, दैट इज इट इज नॉट अ एल्डिहाइड,
ठीक है, इट इज़ नॉट ए एल्डिहाइड। मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड या कीटोन है ये पहले पता किए हम लोग। यहाँ पता चल रहा है कि एल्डिहाइड है नहीं तो कीटोन है। अब दूसरा फैक्ट से पता चल गया कि एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब ये कीटोन है। ठीक है, thus इट इज कीटोन, इसका मतलब ये कीटोन है। तो यहाँ तक पता चल गया कि ये कीटोन है और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे का फैक्ट हम देखेंगे वो क्या क्या होता है। ठीक है, आगे का फैक्ट पढ़ने के लिए और से पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इट्स पॉजिटिव, इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव कौन देगा, मतलब येलो प्रिसिपिटेट कौन देगा। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि येलो प्रिसिपिटेट दे देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट जब करते हैं तो ये जो है येलो कलर का प्रिसिपिटेट देता है। ठीक है ना, तो येलो प्रिसिपिटेट जो देगा, ठीक है, जब दे रहा है तो ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आया। क्यों दिया, इसका मतलब है कि इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज it contains CH3CO group, that is it contains CH3CO group, इसके पास CH3CO ग्रुप है, यानी ये मिथाइल कीटोन है। ये कौन सा है, मिथाइल कीटोन है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मिथाइल कीटोन ही देता है, या मिथाइल एल्डिहाइड देगा या मिथाइल कीटोन देगा। समझ गया कि नहीं। यहाँ तो पहले पता चल चुका है कीटोन है, इसका मतलब इसमें मिथाइल कीटोन है, ये भी पता चल गया। ठीक है, उसके बाद CH3CO ग्रुप तो है ही, ये तो कंफर्म हो गया। चौथा फैक्ट बता रहा है कि ऑन vigorous oxidation, it gives ethanoic acid. It gives ethanoic acid and propanoic acid. ठीक है, ऑन vigorous oxidation it gives ethanoic acid and propanoic acid. विगरस ऑक्सीडेशन तो सिर्फ कीटोन का ही कराना पड़ता है, एल्डिहाइड को कराना नहीं पड़ता है। और कीटोन ही दो टुकड़ा में बढ़ता है, एल्डिहाइड दो टुकड़े में बढ़ता नहीं है। एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दो टुकड़े में नहीं बढ़ता है, वो अकेला एक ही टुकड़ा रहता है, दूसरा टुकड़ा बनने वाला नहीं है, वो टूटता नहीं है, उसके कार्बन चेन उसको टूटता नहीं है। कीटोन का ही कार्बन चेन टूटता है जब इसका हम विगरस ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये कीटोन है ही, तो जब टूट के बनेगा इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है उतना ही होगा, ये दोनों मिला करके। कीटोन में जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना ही कार्बन जो है इस दोनों को मिला करके होगा, यानी ये दोनों मिला करके ही हमको कीटोन बनाना पड़ेगा। जितना कार्बन इस दोनों में है उतना ही कीटोन में होगा कार्बन, क्योंकि कीटोन ही टूट के ये दोनों बना है। तो नंबर ऑफ कार्बन में तो चेंज होने वाला नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भले चेंज होगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं होगा, यानी दोनों मिलाकर जितना कार्बन है उतना ही कार्बन रहेगा। और चूँकि ये इथेनॉइक एसिड है तो ये स्ट्रेट चेन है, और ये प्रोपेनॉइक एसिड है तो ये भी स्ट्रेट चेन है, यानी कीटोन का पूरा चेन स्ट्रेट है, उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ बीच से टूट जाता है, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ से दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है। तो दोनों ही एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब जो हमारा कीटोन है उसका भी चेन स्ट्रेट है। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो कह रहा है रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल
फॉर्मूला, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? पहला कह रहा है कि कंटेन CH3CO ग्रुप, मतलब CH3CO ग्रुप तो है ही एक तरह, उसमें तो कन्फर्म है हम लोग, CH3CO ग्रुप तो है ही, इतना कन्फर्म है हम लोग। तो CH3CO मतलब ये पार्ट हो गया, CH3CO यहाँ तक हो गया ये पार्ट। अब इधर का हिस्सा लिखेंगे, बाकी 3 कार्बन बचा हुआ है, ठीक है। तो इधर से क्या निकलेगा, यहाँ से वो निकाल दो, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो फाइनल मिलेगा। इधर 2 कार्बन का चेन होगा, इधर 3, टोटल कितना होगा? 2 कार्बन यहाँ और 3 कार्बन यहाँ, टोटल 5, तो 2 हो गया, 5 कार्बन और हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही कीटोन है, यही आंसर हो गया, यही कीटोन है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन और भी ऐड कर सकता है जो दिया हुआ नहीं है। ये तो हमको पता चल गया, जो क्वेश्चन में कहा रहा है कि राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इतना ही लिखा है। किसी क्वेश्चन में कहेगा कि राइट डाउन ऑल द इन्वॉल्व रिएक्शन, जो रिएक्शन हम डिस्कस किए वो सारे रिएक्शन को कहता है कि लिखिए। अगर वैसा कहा तब हम जो आगे अभी बता रहे हैं वो लिखना है, ठीक है ना। अगर इसमें ये कह दिया जाए राइट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, अगर ये कह दिया जाए तब हम जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली आया कितना था? आया था CH3CO CH2 CH2 CH3, यही था हमारा, यही ना आया था, फाइनल आंसर यही आया था, फॉर्मूला तो यही था। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवा देंगे, ठीक है। NaHSO3, ठीक है, ये होगा एडिशन। तो क्या होगा, ये जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये जो H है ना ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और SO3 Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है। H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, SO3 Na यहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा CH3COH, इधर आ गया ये CH2 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा SO3, ये हो गया एडिशन, पहला रिएक्शन, एडिशन कंपाउंड विथ NaHCl, ठीक है। तो पहला हो गया। उसके बाद कहता है डज नॉट रिड्यूस, वो तो रिएक्शन होगा नहीं, डज नॉट रिड्यूस तो रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या करेंगे लिख के, मतलब कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो उसका रिएक्शन क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये लिखना है, जो रिएक्शन होगा हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयोडीन और NaOH के साथ
रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें 4 को ये लगेगा और 6 को ये लगेगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या क्या, येलो पीपीटी किसका बनेगा, मिथाइल, ठीक है। CHRE3 यही है आइडोफॉर्म, यही है येलो पीपीटी, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये आइडोफॉर्म बन गया इधर, ये बाकी बच गया ना, तो बाकी को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पर एक और कार्बन है, तो हम लोगों को सारे कार्बन को हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर जोड़ना है, ठीक है, यहीं पर जोड़ना है, COONA हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से, CH3 CH2, ठीक है। CH3 यहाँ से हो गया, CH3 CH2, फिर CH2 आएगा, फिर से CH2 आएगा, तो यहाँ तक हो गया CH3 CH2 CH2 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर जो है ये तो निकल गया है, यही बचा है, यही है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, 5 गो H2O भी बनेगा, ठीक है, और 5 सोडियम आयोडाइड भी बन जाएगा। तो ये फाइनली बना, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन दूसरा, ठीक है। और एक केमिकल रिएक्शन है विगरस ऑक्सीडेशन में तोड़ देना है, तो 2 को बन जाएगा, तो उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे CH3 बॉन्डो CH2 CH2 CH3। विगरस ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हम इसको कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा देंगे, तो टूट जाएगा, 2 ठो बन जाएगा, एक यहाँ से टूटेगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, 2 एसिड बन जाएगा, CH3 COOH, एक एसिड ये बन गया और दूसरा यहाँ बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2, और तीसरा जो है कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तीसरा रिएक्शन है। तो अगर कहा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन भी लिखिए, तो आपको ये भी लिख देना है, ठीक है। ओके ओके डियर, हैव अ नाइस डे।